कश्मीर। 1947 में कश्मीर के राजा हरि सिंह भी चाहते थे कि कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। आज अगर हम नक्शे में कश्मीर को ध्यान से देखें तो उसमें जम्मू है, कश्मीर है और लद्दाख है। इसके पश्चिमी हिस्से को भारत पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है, लेकिन पाकिस्तान उसे पीओके नहीं कहता बल्कि आजाद कश्मीर कहता है। वहीं नक्शे के दाहिनी ओर जो अक्साई चिन्ह दिखता है वह चीन के कब्जे में है। चीन उसे अक्साई चिन्ह कहता है, लेकिन भारत उसे भारत का ही हिस्सा मानता है। नक्शे में कई छोटे बड़े तथ्य छिपे हैं और कश्मीर का मुद्दा इतना जटिल क्यों है, यही समझने के लिए हम आज का यह वीडियो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं V17 टीवी। प्राचीन ग्रंथ बृहस्पति आगम में कहा गया है, हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तन्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। इट मीन्स हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ यह देश देवताओं द्वारा रचित है और उसे हिंदुस्तान कहते हैं। इसका मतलब यह है कि प्राचीन काल से हिमालय भारत का ही हिस्सा रहा है। आज का जम्मू, कश्मीर और लद्दाख पहले मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, फिर वह कुषाणों के अधीन आया। 5वीं से 14वीं सदी तक वहां कई हिंदू राजवंशों ने शासन किया। कारकोटा वंश के समय में वहां मार्तंड सूर्य मंदिर बनाया गया था, जो अब खंडहर में बदल चुका है। 14वीं सदी में इस्लामी शासकों का आगमन हुआ और 16वीं सदी में मुगल साम्राज्य के अधीन चला गया। 1751 तक मुगलों का शासन रहा, फिर अहमद शाह अब्दाली ने इस पर कब्जा किया। 1919 में महाराजा रणजीत सिंह ने डोगरा सरदारों की मदद से कश्मीर जीत लिया, लेकिन 1946 में जब रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया, तब अंग्रेजों ने कश्मीर का नियंत्रण गुलाब सिंह को दे दिया। गुलाब सिंह ने इसके लिए अंग्रेजों को 75 लाख रुपए दिए। इस प्रकार 1846 से लेकर 1947 तक डोगरा राजवंश का शासन कश्मीर पर रहा। राजा हरि सिंह इसी डोगरा वंश के अंतिम शासक थे। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, हरि सिंह का विचार था कि कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, एक ऐसा सुंदर राष्ट्र जैसे स्विट्जरलैंड। ब्रिटिशों ने रियासतों को 3 विकल्प दिए, भारत में विलय या पाकिस्तान में विलय या स्वतंत्र रहना। हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का विकल्प चुना। उस समय कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या 77% थी। पाकिस्तान के नेता जिन्ना को लगा कि कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए, लेकिन हरि सिंह इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, यानी जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहे। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने पश्तून कबीलों को भेजकर कश्मीर पर हमला करवा दिया। इस दौरान राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने शर्त रखी कि कश्मीर को भारत में विलय करना होगा, तभी सेना भेजी जाएगी। हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत ने तुरंत सेना भेजी और पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू किया। इसी समय नेहरू ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का निर्णय लिया, जिससे युद्ध विराम करना पड़ा। युद्ध विराम के समय तक कश्मीर का 25 से 30% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। यही है आज का पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन भारत इसे अब भी अपना क्षेत्र मानता है। 1972 में हुए शिमला समझौते के बाद युद्ध विराम रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहा गया। यह कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, बल्कि संघर्ष विराम रेखा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस मुद्दे पर प्रस्ताव रेजोल्यूशन 47 पारित किया, जिसमें 3 चरण थे। पाकिस्तान को अपने सभी सैनिक और कबीलों को पीओके से हटाना था, भारत को अपनी सेना कम करनी थी, फिर जनमत संग्रह कराना था। पाकिस्तान पहले चरण के लिए तैयार नहीं हुआ, इसीलिए बाकी चरण कभी लागू नहीं हुए।
शेख अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता थे, 1947 में कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 773 जोड़ा गया, जिससे राज्य को विशेष स्वायत्तता मिली। यह अब 2019 में समाप्त किया जा चुका है। 1953 में नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया, क्योंकि वे स्वतंत्र कश्मीर की मांग दोबारा करने लगे थे। कश्मीर को लेकर जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख गलतियां: 1. कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र (UN) में ले जाना। नेहरू ने 1947 से 1948 के युद्ध के दौरान, जब भारतीय सेना पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे धकेल रही थी, उस समय युद्ध को समाप्त करने के लिए मामला संयुक्त राष्ट्र में ले लिया। इससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पक्ष के रूप में मान्यता मिल गई और युद्ध विराम की स्थिति बन गई। 2. सीज फायर, युद्ध विराम की जल्दबाजी। भारतीय सेना ने काफी हद तक बढ़त बना ली थी और पाकिस्तान को पूरी तरह पीछे हटाया जा सकता था, लेकिन नेहरू ने राजनीतिक दबाव में आकर युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसके कारण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) का निर्माण हुआ। 3. जनमत संग्रह (प्लेबिसाइड) का वादा। नेहरू ने यह घोषणा की कि कश्मीर में लोगों की इच्छा से जनमत संग्रह कराया जाएगा, जबकि संविधान के अनुसार यह आवश्यक नहीं था और विलय पूरी तरह कानूनी रूप से हो चुका था। यह बयान आगे चलकर भारत के लिए कूटनीतिक कमजोरी बना। 4. धारा 370 को लागू करना। कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 370 लागू किया गया। इससे कश्मीर भारत की मुख्यधारा से पूरी तरह जुड़ नहीं पाया और वहां अलगाववाद की भावना को बल मिला। 5. शेख अब्दुल्ला पर अत्यधिक भरोसा करना। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को बहुत अधिक अधिकार दिए और उन्हें प्रधानमंत्री जैसे पद पर बनाए रखा, जबकि वे स्वतंत्र कश्मीर पंडित सरदार पटेल की सलाह न मानना। सरदार पटेल कश्मीर मुद्दे पर सख्त और स्पष्ट रुख रखते थे, लेकिन नेहरू ने उनका साथ नहीं लिया और इस मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से संभाला। यदि सरदार पटेल को कश्मीर सौंपा जाता तो शायद स्थिति अलग होती। 7. अक्साई चिन पर चीन के कब्जे को नजरअंदाज करना। नेहरू सरकार ने शुरुआती वर्षों में अक्साई चिन में चीन की गतिविधियों को गंभीरता से नहीं लिया। बाद में 1962 में चीन ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन वह समय रहते रोका जा सकता था। 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ और उन्होंने जनमत संग्रह की मांग छोड़ दी। 1962 में भारत चीन युद्ध में चीन ने अक्साई चिन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। भारत इस क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन वह चीन के नियंत्रण में है। यह क्षेत्र अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) के पास स्थित है। 1963 में पाकिस्तान ने ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट शक्सगाम वैली नामक क्षेत्र चीन को दे दिया, जो वास्तव में भारत का हिस्सा है। 1984 में भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण कर लिया, जब उसे पाकिस्तान की योजना का पता चला।